आरोग्य जागृति। आरोग्य जागृति में आज हम मिलेंगे डॉक्टर मगरकर जी से, जो पिछले 20 सालों से औरंगाबाद के नंदलाल दूत हॉस्पिटल में कार्यरत है। ये बहुत ही उम्दा कार्डियोलॉजिस्ट माने जाते हैं पूरे महाराष्ट्र में। हजारों क्रिटिकल सर्जरी इनके हाथों सक्सेस हुई है। ये आरोग्य जागृति ने सभी दर्शकों को हर पल दिखाया है। इस बार डॉक्टर मगरकर जी बता रहे हैं हार्ट अटैक के संबंधित लोगों में समझ और गैर समझ क्या क्या है। मानो किसी डॉक्टर ने एंजियोग्राफी करने को कहा तो हम सब घबरा जाते हैं। असल एंजियोग्राफी ये एक सिर्फ जांच है, जैसे ECG, सोनोग्राफी, वैसे ही एंजियोग्राफी है। इससे ये पता चलता है कि हार्ट में एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ऐसे कई सवाल जो हम सबके दिमाग में चल रहे हैं, उन सभी सवालों के एक एक करके जवाब देंगे डॉक्टर मगरकर सर। चलिए मिलते हैं सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मगरकर सर से आरोग्य जागृति में। इसके लगभग 15 से 20 कारण हैं जिसकी वजह से ये चेस्ट पेन रह सकता है। कई बार चेस्ट पेन ऊपर की हड्डी की वजह से रहता है, मसल पेन की वजह से रहता है, एसिडिटी की वजह से रह सकता है, गैसेस की वजह से रह सकता है। चेस्ट पेन हार्ट से है या नहीं है उसका इवैल्यूएशन पहले होता है। ECG, इकोकलर डॉपलर, स्ट्रेस टेस्ट, जरूरी पड़ी तो स्ट्रेस थैलियम, इस तरह के जांचें करके ये डिसाइड किया जाता है कि ये चेस्ट पेन हार्ट से है या नहीं है। ECG अगर बताता है ये दर्द हार्ट से है, या ECG अगर बताता है कि ये मेजर हार्ट अटैक है तो उसको तुरंत एडमिट किया जाता है। ECG बताता है कि हार्ट से हो सकता है तो उसका इको स्ट्रेस टेस्ट करके हार्ट से है या नहीं है ये सिद्ध किया जाता है। अगर दर्द हार्ट से है ये डाउट आता है तो उसके लिए एंजियोग्राफी की जाती है। एंजियोग्राफी एक बेहद सिंपल जांच है। एंजियोग्राफी के लिए हाथ से या पैर की नस से एक बारीक धागे जैसी 2 मिलीमीटर डायमीटर की एक वायर कैथेटर हार्ट में डाला जाता है। हार्ट की नसों में डाई इंजेक्ट की जाती है। कहाँ पे क्या ब्लॉक है दिखाई देता है। 3 से 5 मिनट की आसान प्रोसीजर है। हाथ से करते हैं तो 3 से 4 घंटे में पेशेंट डिस्चार्ज होता है। पैर से करते हैं तो सुबह की वाली एंजियोग्राफी दोपहर शाम को डिस्चार्ज हो जाती है। ये एंजियोग्राफी में पता चलता है कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेजेस है या नहीं है। ब्लॉकेजेस अगर मामूली है या ब्लॉकेजेस अगर नहीं है तो उसे गोली दवाई दी जाती है। उसको परहेज बताए जाते हैं। कोई अगर स्मोकिंग कर रहा है, किसी टोबैको खाता है जिसका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, किसी के ब्लड प्रेशर ज्यादा है, किसी के शुगर ज्यादा है और नसों में मामूली ब्लॉकेजेस है तो उसको बताया जाता है कि भाई तू ये सब छोड़, गोलियां ले, ब्लड प्रेशर अच्छा कंट्रोल रख, टोबैको स्टॉप कर, स्मोकिंग स्टॉप कर, कोलेस्ट्रॉल अच्छा कंट्रोल करो, शुगर अच्छा कंट्रोल करो, रेगुलर एक्सरसाइज करो, डाइट करो और फॉलो अप करो। ये नॉर्मल रक्त वाहिनियों को या मामूली ब्लॉक रक्त वाहिनियों के लिए ये इलाज है। अगर रक्त वाहिनी एक जगह पे, 2 जगह पे, 3 जगह पे गंभीर ब्लॉक है, वो जो ब्लॉक है 70% से ज्यादा है, इंपॉर्टेंट नस में है, जो पेशेंट को आगे हार्ट अटैक कर सकता है, ये जानलेवा ब्लॉक उसके लिए ठहर सकता है, तो उसकी एंजियोप्लास्टी करके 1, 2, 3 स्टेंट फिक्स की जा सकते हैं। एंजियोप्लास्टी ये बगैर ऑपरेशन की टेक्निक है, इसलिए कोई भी पसंद करता है कि हमें छाती फाड़ने की जरूरी नहीं है, एंजियोप्लास्टी करके अगर कर सके तो अच्छा है। पहले इसमें बहुत सारी दिक्कतें हुआ करती थी। स्टेंट की कीमतें काफी ज्यादा थी, अभी स्टेंट की कीमतें बहुत कम हो गई। तो पिछले 3 साल में ये जो स्टेंट की कीमतें कम हो गई उसकी वजह से फर्क ये हो गया है कि जो पेशेंट पहले 3 के ऊपर स्टेंट लगते हैं तो बाईपास कहते थे क्योंकि आर्थिक गुंजाइश नहीं बनती थी, बट अभी स्टेंट की कीमतें आधे से कम हो चुकी है तो पेशेंट हमारे पास अभी आजकल 4, 5, 6 स्टेंट्स करने के लिए तैयार हो जाते हैं और बाईपास डालने का डिसाइड करते हैं। मगर जरूरी नहीं है कि हर एक को एंजियोप्लास्टी की जाए। कई ब्लॉकेजेस ऐसे रहते हैं कि जो इतनी ज्यादा जगह पे रहते हैं कि वहां पे स्टेंट इतनी सारे डालना पॉसिबल नहीं रहता है। नंबर 1। नंबर 2, ब्लॉकेजेस का स्वरूप इस तरह से रहता है कि डाले वाला स्टेंट वहां पे टिकता नहीं है। कुछ ब्लॉकेजेस ऐसे रहते हैं कि वहां पे एंजियोप्लास्टी करना ही पॉसिबल नहीं होती है। ऐसी जगह पे हम उनको बाईपास सजेस्ट करते हैं। बाईपास में भी अभी काफी सुधारणाएं हो चुकी है। आपने देखा होगा मुंबई में बाईपास होने वाले लोगों की भी मिनी मैराथन होती है। तो बाईपास भी ओपन हार्ट सर्जरी में पेशेंट महीना 15 दिन में तंदुरुस्त होकर पूरी तरह से अपने काम को लग सकता है। तो इस तरह से बीमारी का स्वरूप क्या है, क्या सही में ये हार्ट की तरफ से है या नहीं है। अगर यह हार्ट की तरफ से नहीं है तो गोली दवा लो, दर्द की ट्रीटमेंट करो, पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर हार्ट की तरफ से है
गंभीर लगता है तो एंजियोग्राफी करो। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस नहीं है, कुछ नहीं करो, मामूली है, परहेज, पानी, दवा, गोलियां रखो और रेगुलर चेकअप रखो। एंजियोग्राफी में ब्लॉकेजेस अगर गंभीर है 1, 2, 3, 4 वेसल में, और जो एंजियोप्लास्टी से कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी से करने के बाद अच्छे स्टेंट्स मेडिकेटेड डालने के बाद अगर आगे अच्छे टिक सकते हैं तो उसे एंजियोप्लास्टी सजेस्ट किया जाता है। और अगर एंजियोप्लास्टी करके रिजल्ट अच्छे नहीं रहने वाले, या एंजियोप्लास्टी पॉसिबल नहीं है, या एंजियोप्लास्टी में आगे चल के रिस्क ज्यादा रहेगी तो उसे बाईपास किया जा सकता है। और इसी तरह से हम पेशेंट को गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। हर एक चीज की गाइडलाइंस बने हैं, इसमें अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी की गाइडलाइंस है। तो उस गाइडलाइन बेस्ड प्रैक्टिस हम कार्डियोलॉजिस्ट जो करते हैं वो बराबर जिसको जरूरी है उसको एडवाइस करेंगे। कई बार हमारे पास पेशेंट आते हैं कि डॉक्टर साहब हमें एंजियोग्राफी करवा लेना है, हमें ऐसी ऐसी तकलीफ है, मगर जब हमें पता चलता है कि नहीं ये तकलीफ बिल्कुल हार्ट से नहीं, हमको कहते हैं कि बिल्कुल जरूरी नहीं, अननेसेसरली पैसे खर्च मत करो, ये ट्रीटमेंट करो, इसकी आपको जरूरी नहीं। जरूरी है तब हम किसी को समझा बुझा के उसको करने की कोशिश करते हैं, और गंभीर ब्लॉक है तो उसकी ट्रीटमेंट दवा गोलियों के साथ साथ एंजियोप्लास्टी या बाईपास लगती है। तो जिसे जो जरूरी है वही किया जाता है और वही करना चाहिए, और इसके लिए गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइन बेस्ड ट्रीटमेंट है। अगर कोई पर्सन हेवी स्मोकर है, उसको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, गोलियां दवा ले रहा नहीं, परहेज पानी नहीं कर रहा, चलते वक्त छाती पे दर्द हो रहा, वो अगर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएगा तो कार्डियोलॉजिस्ट एंजियोग्राफी करेंगे, ब्लॉक बहुत निकलेंगे तो बाईपास बोलेंगे। तो वो पेशेंट अगर बाहर जाके बोलता है कि भाई मैं गया डॉक्टर के पास, मेरे को भी बोल दिया, वो भी मेरा दोस्त गया, उसको भी बोल दिया बाईपास, और वो दूसरा दोस्त था वो भी गया, मगर ये तीनों दोस्त मिलके ना दवा गोलियां लेते थे, ना परहेज पानी पालते थे, वजन इनका ज्यादा था, एक्सरसाइज नहीं करते थे, तीनों मिलके कट्टे पे स्मोकिंग करते थे, इनको तीनों को ब्लॉक गंभीर थे इसलिए बाईपास किया गया। ये ब्लॉक नहीं रहते हुए कोई बाईपास नहीं करेगा, जरूरी नहीं है तो कोई एडवाइस नहीं करेगा। इसकी गाइडलाइंस है, इसकी ट्रीटमेंट है, उस हिसाब से ये फॉलो किया जाता है। सर अभी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी और बाईपास में, बाईपास के लिए बहुत से लोग डरते हैं, उनको बोलते हैं एंजियोग्राफी ही हमको सेटलमेंट कर, उसमें बता दो, तो इसके बारे में गलत फहमी है, इसके लिए क्या बताएं? बराबर है, एंजियोप्लास्टी ये ओपन हार्ट सर्जरी नहीं है, तो कोई भी एंजियोप्लास्टी करना प्रेफर करता है बाईपास करने से। बाईपास भी एक सेफ सर्जरी है, उल्टा बाईपास या एंजियोप्लास्टी के पहले तैयार हुई वाली सर्जरी है। एंजियोप्लास्टी तो 1977 से शुरुआत हो गई है, उसमें 76-77 से, बाईपास तो उसके पहले से थी। तो बाईपास भी एक सेफ सर्जरी है, मगर बाईपास में एनेस्थीसिया है, एडमिट रहना है 7 से 10 दिन, जख्म रहती है, ओपन हार्ट सर्जरी रहती है, ऑपरेशन 3-4-5 घंटे चलता है, ये थोड़ी सी रिस्क उसमें ज्यादा रहती है, इसलिए लोग एंजियोप्लास्टी प्रेफर करते हैं। जहाँ जहाँ एंजियोप्लास्टी पॉसिबल है वहाँ एंजियोप्लास्टी की जाती है, बट जहाँ पे एंजियोप्लास्टी की पॉसिबल नहीं है, या उसके रिजल्ट ठीक नहीं रहेंगे, या उसके आगे चल के प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा होंगे, तब हम ही कन्विंस करते हैं कि आप बाईपास करवा लो, कार्डियोलॉजिस्ट ही कन्विंस करते हैं, और हमारे कार्डियक फ्रेंड सर्जन वो बाईपास करते हैं। सर अभी ये हार्ट की तकलीफ जो है तो ये बाय बर्थ रहती है या हेरेडिटी, कुछ बताएंगे? नहीं, हार्ट की तकलीफें अलग अलग तरह की रहती है, हार्ट के अलग अलग तरह के प्रॉब्लम रहते हैं। आपने जो कहा ये काफी अच्छा है सवाल है कि ये जन्म से हार्ट के कुछ प्रॉब्लम रहते हैं। हार्ट एक अवयव है, शरीर का ऑर्गन है। ये ऑर्गन जब माँ की पेट में तैयार होता है तो उसमें तैयार होते वक्त कुछ फॉल्ट हो सकते हैं, जैसे कि हार्ट को 2 पर्दे रहते हैं तो एक आधे पर्दे में छेद रहना, जैसे कि हार्ट को 2 मेन रक्तवाहिनी रहती है, वो रक्तवाहिनी में इधर से उधर कनेक्शन लगना, या हार्ट के वाल तैयार नहीं होना, वाल में लीकेज होना, ये जन्म से हार्ट के रहने वाले प्रॉब्लम्स है, इसको कंजेनाइटल हार्ट डिसीज बोलते हैं, ये अलग है। मगर जो ब्लॉक हार्ट के नसों में ब्लॉक होने के प्रॉब्लम है वो जन्म से नहीं रहते हैं, वो उम्र के 20-30 साल को शुरुआत होते हैं, जो 30, 40, 50, 60 की एज में मैनिफेस्ट होते हैं, हार्ट के नसों में ब्लॉक होके हार्ट अटैक या अंजाइना के स्वरूप में। सर हार्ट की जो बीमारी है हेरिडिटी कितने प्रमाण से मतलब रहती है और कितने प्रमाण से बढ़ सकता है? बराबर है, हेरिडिटी अगर है तो इसको हम एक मेजर रिस्क फैक्टर समझते हैं। जैसे कोई किसी को हाई ब्लड प्रेशर है तो मेजर रिस्क फैक्टर हो गया, डायबिटीज है मेजर रिस्क फैक्टर हो गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है मेजर रिस्क फैक्टर हो गया, वजन ज्यादा है मेजर रिस्क फैक्टर हो गया, स्मोकिंग या टोबैको जैसी चीज लेता है मेजर रिस्क फैक्टर हो गया,
कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, मेजर रिस्क फैक्टर हो गया। व्यायाम नहीं करता है, एक्सरसाइज नहीं करता है, डाइट बराबर नहीं रखता है, मेजर रिस्क फैक्टर हो गया। उसी तरह से हेरिडिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। आपने सुना होगा कुछ लोग बहुत एथलीट रहते हैं, जैसे कि हमारे एक्स क्रिकेट कैप्टन है सौरव गांगुली, एकदम फिट पर्सन है, लीन थीन है, रोज एक्सरसाइज करते हैं, उनकी जिंदगी भर उन्होंने क्रिकेट खेला है, एकदम एथलीट स्वरूप के पर्सन है, मगर उनको हार्ट का प्रॉब्लम है। तो उनके पिताजी को कम उम्र में ये प्रॉब्लम हुआ था। तो हेरिडिटी ये इंपॉर्टेंट चीज है। हेरिडिटी अगर है तो हार्ट के प्रॉब्लम आने का चांस अगर पिताजी को है या माताजी को है तो बेटे को बढ़ जाता है, आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। पर उसने भी प्रॉपर प्रिकॉशन लिया, प्रॉपर इवैल्यूएशन किया, प्रॉपर वर्कअप किया तो ये अवॉइड कर सकता है या टाल सकता है, दूर ढकेल सकता है। बट हेरिडिटी एक इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जैसा महिला को बताया, तो गर्भ में महिला ने क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसा कि बच्चों को तकलीफ ना हो आगे? बराबर। तो ऐसा महिला ने क्या तकलीफ ये? बराबर है। सबसे पहले देखो, गर्भवती जब महिला रहती है तो उसके डॉक्टर के सलाह के सिवा कोई गोली नहीं लेना चाहिए। बहुत सी गोलियां ऐसी रहती है जो लेने के बाद वो प्लासेंटा से ट्रांसफर होते, वो बेटे के जो तैयार होने वाला बेटा रहता है उसके अवयवों को, ऑर्गन्स को डैमेज करती है। कुछ ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं, हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, ब्रेन पे भी हो सकते हैं। तो सर्दी जुकाम की भी गोली डॉक्टरों की सलाह के सिवा लेना नहीं चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, माँ को अगर गर्भवती रहने के पहले कुछ बीमारी है, जैसे उसको जन्म से हार्ट की बीमारी है, उसको वाल्व की बीमारी है, उसको झटके की बीमारी है, तो उसने गोलियां प्रॉपर लेना, वो भी डॉक्टरों की सलाह से। और साथ ही साथ में बच्चा जब पेट में, बेटा लड़का लड़की जो पेट में रहता है तो उसका एनोमली स्कैनिंग रहता है। मतलब वो जिसका गर्भ का टाइम ड्यूरेशन अगर 20 हफ्ते या 24 हफ्ते होता है तो 2 बार एनोमली स्कैनिंग करके क्या ये पैदा होने वाले बच्चे के ऊपर कुछ जन्म से इसका असर नहीं है, ये सिद्ध करना चाहिए। अननेसेसरीली गोलियां नहीं लेना चाहिए। कुछ तो इधर उधर हो गया, पेन हो गई, ये गोली लो, वो गोली लो, जरूरी नहीं है। डॉक्टर के सवाल गोली नहीं लेना। गर्भवती रहते हुए महिला ने, उन्हें अगर उसे ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी शुगर बढ़ रही है, जिसको हम जेस्टेशनल हाइपरटेंशन या जेस्टेशनल डायबिटीज बोलते हैं, तो उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है। क्योंकि ये अगर वो करते हैं तो उसका बेटे के ऊपर असर नहीं, बच्चे के ऊपर असर नहीं होता है, वरना बच्चे के डेवलपमेंट के ऊपर उसका असर होता है। अगर माँ का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा है या शुगर प्रेगनेंसी में बहुत बढ़ गई है, तो इतना ही नहीं है, ये भी सिद्ध हो चुका है अभी कुछ स्टडीज में कि अगर माँ को जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है तो उसे आगे भी ब्लड प्रेशर की बीमारी माँ को बढ़ जाती है, परमानेंट लगने की। साथ ही साथ में माँ को अगर जेस्टेशनल डायबिटीज या ब्लड प्रेशर है तो बच्चे को आगे डायबिटीज या ब्लड प्रेशर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये भी कुछ स्टडीज में दिखाई दिया है। तो गर्भवती रहते हुए माता का और पूरे फैमिली का ये पूरा कर्तव्य है कि उन्होंने खुद की देखभाल अच्छी करो, डॉक्टर की सलाह से, गायनेकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़े तो फिजिशियन, जरूरत पड़े तो कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लो, और इसकी वजह से इनडायरेक्टली वो अपने नए जनरेशन की भी प्रिकॉशन ले रहे हैं। सर, मतलब कार्डियक के लिए सेठ नंदलाल धूत में एडवांस ट्रीटमेंट क्या है? देखो, सेठ नंदलाल धूत हॉस्पिटल ये एक हार्ट का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, वन ऑफ द सबसे बिग सेंटर है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सेंटर है इस एरिया का। मराठवाड़ा, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र के नगर जैसे डिस्ट्रिक्ट के इतना ही नहीं है कि छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से, कर्नाटक के कुछ पार्ट से भी यहाँ पे पेशेंट आते हैं। ये एक बहुत बड़ा सेंटर है जिसकी एक लीगेसी है, जिसमें कि एक सारी आधुनिक सुविधा है, टाइम टू टाइम यहाँ पे होती थी। जैसे पहली फ्लैट पैनल कैथ लैब यहाँ पे आ गई 2002 से, यहाँ पे कैथ लैब है, ऑपरेशन बाईपास सेंटर है। इसमें अभी कई इसमें मॉडिफिकेशंस हो गए और कई डेवलपमेंट्स हो गए। जैसे जैसे काम बढ़ते गया, हमारे पास टीम बढ़ती गई। शुरू में 2000 साल को मैं जब ज्वाइन हुआ था तब मैं अकेला कार्डियोलॉजिस्ट था, और सिटी में तब 2 या 3 कार्डियोलॉजिस्ट थे, और एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। उस तरह के टेक्नीशियंस अवेलेबल नहीं थे, कैथ लैब नहीं थे। हमने ये डेवलप किया। 2002 में हमारी कैथ लैब तैयार हो गई। 2012 में हमने बड़ी कैथ लैब ली, 2007 में हमने बड़ी कैथ लैब ली, 2012 में हमने तीसरी कैथ लैब ली। जब हमें पता चला कि एक वक्त एक कैथ लैब पे काम नहीं चल रहा है, तो पिछले 1.5 साल से हमारे पास 2 कैथ लैब है। तो एक साथ हम 5 कार्डियोलॉजिस्ट की टीम है जो एक साथ हमारे
दो एंजियोप्लास्टी से एक साथ हमारे काम हो सकते हैं। एक जगह पे पेसमेकर चल रहा है, दूसरी जगह पे एंजियोप्लास्टी हो सकती है। कोई इमरजेंसी सीरियस पेशेंट आ गया तो उसको पहली कैथ लैब में ले लिया, तो दूसरी कैथ लैब में हम बाकी हमारा काम चालू कर सकते हैं। ऐसे बहुत कम सेंटर्स है मराठवाड़ा में जिनको दो कैथ लैब है। उसके साथ साथ हमारे पास रेडियल लॉन्च है। हमने मराठवाड़ा की पहली रेडियल लॉन्च डेवलप की। हाथ के माध्यम से एंजियो करो, पेशेंट को वार्ड में एडमिट करने की जरूरी नहीं, वार्ड में प्रिपरेशन करने की जरूरी नहीं। रेडियल लॉन्च में प्रिपरेशन हो गया, एंजियो हो गई, एयरपोर्ट जैसी सुविधा है रेडियल लॉन्च में। एक रिलैक्स सोफा पे पेशेंट बैठता है, एंजियो हो गई, 3 घंटे में पेशेंट को डिस्चार्ज हो जाता है। वहां पे उसको रिपोर्ट, सीडी, फिल्म, फोटो, एंजियो होने के बाद का चाय, कॉफी, नाश्ता सभी दिया जाता है। ये एक बहुत अत्याधुनिक सुविधा पिछले 5-6 साल से 7 साल से हमारे पास है, जो मराठवाड़ा में पहली, जो अभी और कोई हॉस्पिटल्स में आ गई। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक 1 या 2 नस में रहता है, इतना गंभीर रहता है कि उसमें कैल्शियम रहता है, तो उसको स्टेंट करना पॉसिबल नहीं होता है और उसकी वजह से पेशेंट को बाईपास को भेजना पड़ता है। तो ये कैल्शियम ड्रिल करने का रोटाप्लेटर नाम का मशीन हमारे पास है, ताकि पेशेंट की बाईपास जैसी ओपन हार्ट सर्जरी डाली जाए और अच्छी तरह से कैल्शियम ड्रिल हो गया, रास्ता बड़ा हो गया, तो उसमें हम स्टेंट करके पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं। ये स्टेंट अच्छा बैठा है नहीं बैठा है वो आगे ब्लॉक हो सकता ही नहीं, इसके लिए उसके अंदर से दूरबीन के माध्यम से जांच करने का एक इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड नाम का मशीन हमारे पास है। कई बार ऐसा होता है कि ब्लॉक करो या न करो, लगता है कुछ भी में बहुत गंभीर नहीं है, कुछ भी में लगता है अरे ये तो गंभीर है, छोड़ेंगे घर जाएगा, हार्ट अटैक आएगा तो गलत हो जाएगा, करेंगे तो लगता है कि हम जरूरत नहीं है तो अननेसेसरी पेशेंट को खर्च करने के लिए तो नहीं बोल रहे। तो ऐसे वक्त एक फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व FFR नाम का मशीन है, वो हमारे पास पिछले 8-10 साल से, जो इस तरह के मध्यम ब्लॉक को जिसमें सही में हम बेफिक्री से छोड़ सकते हैं या सही में हमने इसका एंजियोप्लास्टी करना चाहिए, ये FFR नाम का मशीन है। मतलब इस तरह के कई गुना, कई ज्यादा, ये तो मैं ऑफ हैंड आपको इमीडिएट याद आने वाली चीजें बता रहा हूँ। ये कई ऐसी चीजें हैं जो पहली बार हमारे पास हुई और अभी भी बहुत कम सेंटर्स पे है। ये सारी सुविधा एक ही सेंटर में 2 कैथ लैब रहना, रेडियल लॉन्च रहना, रोटाब्लेटर आईवस FFR रहना, ये मुझे नहीं लगता मराठवाड़ा में कहीं पे। सर बहुत अच्छा आपने जानकारी दी हमारे दर्शकों को। सर आपको ऐसा एकांदा सर्जरी याद है जो आप कभी नहीं भूल सकते हो? नहीं, ऐसे बहुत सी सर्जरी, बहुत से एंजियोप्लास्टीज है, 1 नहीं 2 नहीं हजारों है। और ये हमने कई लेवल पे, जब लगता है ये हम करते हैं तो लगता है कि अरे ये कैसे हो गया और इतना अच्छा कैसे हो गया और ये इतना अच्छा रिजल्ट कैसे आ गया। तब हम वो साल को हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में हमने यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी में और बहुत जगह पे हमने ये केसेस प्रेजेंट किए। जापान में टॉपिक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट किए कि जो इस तरह के केसेस थे कि उस टाइम को ये केसेस कैसे हो गए और ये नेशनल अवार्ड विनिंग केसेस थे। मतलब ये ऐसे 1 नहीं 2 नहीं हजारों केसेस है, बहुत से केसेस को हमारी टीम को अवार्ड मिला है। ये बहुत सारे, मगर एक केस अगर टर्निंग पॉइंट हम बोले कि जिसकी वजह से डिफिकल्ट मैं नहीं कहूँगा मगर लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा, हम इस तरह के बहुत से केसेस किए, बट ये एक ऐसी केस हमने की जिसकी वजह से औरंगाबाद का नाम नेशनल मैप पे आ गया और उसके बाद इस तरह के कई केसेस हमने किए। 2007 में नॉर्मली आपको मालूम है सभी लोगों का हार्ट लेफ्ट साइड को रहता है, 10,000 में से एक आदमी का हार्ट उल्टा राइट साइड को रहता है। वो राइट साइड के हार्ट के नस में ब्लॉक पेशेंट की एंजियोप्लास्टी हमने की और उसके बाद हमने इस तरह के 6 एंजियोप्लास्टीज की, जो कि शायद वर्ल्ड में बहुत कम लोगों ने किए होंगे, बहुत कम सेंटर्स पे हुए होंगे। तो वो जब हमने किया वो डिफिकल्ट केस, उसको काफी मीडिया पब्लिसिटी मिली, हमारी कार्डियोलॉजी कम्युनिटी में पब्लिसिटी मिली। उसके बाद हमने हार्ट अटैक में डेक्स्ट्रोकार्डिया राइट हार्ट पेशेंट की एंजियोप्लास्टी की। उसके बाद हमने खून में पिघलने वाला स्टेंट जो है एब्सॉर्ब स्टेंट जब आया था, वो शायद वर्ल्ड का पहला एब्सॉर्ब स्टेंट हमने डेक्स्ट्रोकार्डिया में डाला। तो इसको सारी पब्लिसिटी मिलती गई। तो ये जो पहली केस हमने की 2007 में, उसके बाद एक अच्छा सेंटर से एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंटर या सेंटर ऑफ एक्सलेंस दूध हॉस्पिटल ये डेवलप हो गया। तो मैं कहूँगा अच्छी केस, डिफिकल्ट केस नहीं बट टर्निंग पॉइंट की केस इसको कहूँगा। थैंक यू सर, काफ़ी हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छे से जानकारी दी है और अब जो भी हार्ट के पेशेंट हैं उन्होंने भी समझ लिया है वो क्या प्रॉब्लम आता है, बाय बर्थ हो या कुछ भी हो तो अपने हार्ट के डॉक्टर को बताना चाहिए और उनसे जानकारी ही लेके करना चाहिए। सबसे मजे की बात ये लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जो गर्भवती महिला है अपने गर्भ को कैसा प्रोटेक्ट करना चाहिए, कैसा प्रिकॉशन लेना चाहिए, डॉक्टर मगरकर साहब ने अच्छी तरह समझाया है।
गर्भवती महिला भी समझ चुकी होगी कि हमें अपने गर्भ का कितना ख्याल रखना चाहिए, ताकि हमें अपने बच्चों को हार्ट की तकलीफ आगे झेलना ना पड़े। शुक्रिया, आप आरोग्य जगत देखते रहिए। इसी तरह हम हर डॉक्टर के बारे में जानकारी देते रहेंगे।